हेलो बच्चों, अपना माइनर टेस्ट 2 अभ्यास टेस्ट सीरीज सर्वम कैरियर इंस्टीट्यूट उसके सॉल्यूशन अपन शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल से करते हैं अपन शुरू। इफ़ अ थर्मामीटर रीड्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज 20 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 150 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच थर्मामीटर विल रीड व्हेन द एक्चुअल टेम्परेचर इज 60 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए यहाँ पे अपन जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो करते हैं T माइनस T माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो आपका लोअर फिक्स पॉइंट है वो होता है बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और अपर पॉइंट जो होता है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये होता है बॉइलिंग पॉइंट, ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और ये हर टेम्परेचर स्केल में कांस्टेंट रहता है, जो भी लीनियरली वेरी करता है उनके लिए। ठीक है, तो देखिए जो अपना थर्मामीटर है फ्रीजिंग पॉइंट रीड कर रहा है 20 डिग्री सेल्सियस, तो अपन लिखेंगे x माइनस फ्रीजिंग पॉइंट हुआ 20 और बॉइलिंग पॉइंट है 150, तो अपर फिक्स पॉइंट हो गया 150। इस चीज में हमें चेक करना है कि एक्चुअल टेम्परेचर कितना होगा। तो एक्चुअल टेम्परेचर जो सेल्सियस में लिखेंगे वो आएगा C माइनस 0 डिवाइड बाय 100 माइनस 0। ठीक है, थर्मामीटर कितना रीड करेगा जब एक्चुअल टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ये जो C है इसकी वैल्यू कितनी है 60, और हमें थर्मामीटर की रीडिंग निकालनी है। तो हम बोलेंगे x माइनस 20 डिवाइड बाय 130 इक्वल टू 60 बाई 100। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए एंड तक सॉल्व करते हैं। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, x माइनस 20 इक्वल टू 13 इंटू 6 दैट इज 78। तो x का वैल्यू कितना आ गया 98। यानी ये थर्मामीटर कितना रीड करेगा, ये थर्मामीटर रीड करेगा 98। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। वाटर इज कंसिडर्ड अनसुटेबल फॉर यूज इन थर्मामीटर्स, एंड स्टेटमेंट 2 दिया है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज नॉन यूनिफॉर्म। देखिए जो पहला स्टेटमेंट है वाटर इज कंसिडर्ड अनसुटेबल फॉर यूज इन थर्मामीटर, इसके कई सारे रीजंस हैं। ठीक है, जैसे एक रीजन तो यहीं पे दिया हुआ है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज नॉन यूनिफॉर्म। हम जानते हैं 4 डिग्री की सेल्सियस के आसपास इसका एबनॉर्मल एक्सपेंशन होता है। 4 डिग्री से कम टेम्परेचर ले जाते हैं पानी का तब भी इसका एक्सपेंशन होता है, और 4 डिग्री से ज़्यादा ले जाते हैं तो भी एक्सपेंशन होता है। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम मिनिमम होता है वाटर का। ठीक है, डेंसिटी मैक्सिमम होती है। इसके अलावा और भी कई सारे रीजंस होते हैं, जैसे पानी जो है थर्मामीटर का जो ग्लास होता है उसकी सरफेस पे स्टिक कर जाता है। तो अगर स्टिक कर जाएगा तो आपका जो वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है, मान लीजिए पहले तो सारा का सारा पानी यहाँ पे था, ठीक है, इस तरह से एक्सपेंशन हुआ, पानी यहाँ तक पहुँचा, लेवल बढ़ गया। जब वापस कंप्रेशन होगा, मतलब वापस से इसका टेम्परेचर कम करेंगे, तो ये पानी का लेवल ओरिजिनल यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन पानी क्या थोड़ा बहुत स्टिक कर जाता है, तो लेवल और नीचे पहुँच जाएगा। इस तरह से कई सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, हमारा जो डिटेल सॉल्यूशन शीट है इसके आंसर की, उसमें वो सारे सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, जो कि आप एज अ जनरल नॉलेज एंड एज अ पॉइंट्स आप दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे इस सवाल की बात करें तो स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, एंड स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ऑलराइट, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क विद अ होल लाइज ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। नाउ सी इज द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड ए इज अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ द डिस्क एज शोन। ये सी तो सेंटर पर है और जो ए है वो रिम पर है। ठीक है, ये अपन ने एक डिस्क ली और उसके अंदर एक होल किया। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा। C remains at rest and A moves towards right. A and C दोनों राइट की तरफ जाते हैं, दोनों रेस्ट पे रहते हैं। C लेफ्ट में जाता है और A राइट में जाता है।
तो देखिए यहाँ पर जो थर्मल एक्सपेंशन होगा, अगर कुछ नहीं दिया है बॉडी में तो यूनिफॉर्म एक्सपेंशन मानते हैं हम, मतलब हर डायरेक्शन में जो एक्सपेंशन होगा वो सिमिलर होगा। और इसको एक ट्रिक से हम याद रखते हैं, फोटोग्राफिक एक्सपेंशन, ठीक है। तो उस ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देखिए जितने भी दो पॉइंट्स हैं सभी के बीच की दूरी, कोई से भी दो पॉइंट ले लीजिए, ये वाले दो पॉइंट ले लो, ये वाले दो पॉइंट ले लो, ये वाले दो पॉइंट ले लो, ये वाले दो पॉइंट, कोई से भी दो पॉइंट लेंगे उन सभी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज होते हुए जो सेंटर है पूरी की पूरी डिस्क का वो रेस्ट पर ही रहेगा, और ए जो है अगर ये रेस्ट पर है तो सेंटर के मुकाबले सारे के सारे पॉइंट जो हैं बाहर की तरफ एक्सपेंड करेंगे। तो इसमें क्या होगा, कुछ इस तरह की कहानी रहेगी कि सी तो अपनी ही जगह पे रहा लेकिन ए जो है वो दूर चला गया। वापस देखिए, सी जो है वो तो अपनी ही जगह पे रहा, जबकि ए जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से किस तरफ चला गया, दूर चला गया। दूर मतलब कौन सी डायरेक्शन में गया, राइट साइड पे। तो बच्चों इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी रिमेन्स एट रेस्ट एंड ए मूव्स टुवर्ड्स राइट। तो ये से विजुलाइज करने में आपको आसान रहेगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड एट 10 डिग्री सेल्सियस, स्टील बीम जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिया हुआ है इज पुट इन प्लेस विद इट्स एंड्स सीमेंटेड इन पिलर्स। मतलब एक तरह से ये कहानी है कि ये पिलर्स हैं और इसमें ये स्टील बीम को हमने फिक्स किया हुआ है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। द सील्ड एंड्स कैन नॉट मूव, what will be the compressional force in the beam when the temperature is 110 डिग्री सेल्सियस। मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक गया, तो मुझे बताइए डेल्टा टी कितना हो गया। सर डेल्टा टी अपने पास में 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। नाउ कंप्रेसिव फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं वाई ए अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यंग मॉड्यूलस दिया हुआ है हमारे को 2 × 10 की पावर 11। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा यूनिट में लिखेंगे तो 100 × 10 की पावर -4। अल्फा का वैल्यू सवाल में दिया हुआ है हमारे को 1.2 × 10 की पावर -5 एंड डेल्टा टी दिया हुआ है हमारे को 100। यहां पे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1.2 × 2 कितना आया, 2.4 इंटू 10⁻11, यहां पे 10 की पावर 2, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5 एंड 10 की पावर 2। तो देखिए 10 की पावर 4 ये 10 की पावर -4 आपस में कैंसिल और आपके पास में रिजल्ट मिल जाएगा 2.4 × 10 की पावर 6 न्यूटन। इतना फोर्स इसके अंदर डेवलप होगा। तो अपने पास में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 2.4 × 10 की पावर 6। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल देखिए, बाईमेटेलिक स्ट्रिप के ऊपर है। बाईमेटेलिक स्ट्रिप ब्रास और आयरन से बनाई गई है। ब्रास का एक्सपेंशन कॉफिशिएंट और आयरन का एक्सपेंशन कॉफिशिएंट दिया हुआ है और यहां पर इस डेटा के थ्रू आप देखिए जो अल्फा ब्रास है दैट इज ग्रेटर देन अल्फा आयरन। मतलब ये जो अल्फा है ये ज्यादा है, ये जो अल्फा है आयरन का ये कम है। डेटा के अकॉर्डिंग देखिए 10 की पावर -5, 10 की पावर -5, यहां पे 2.4 है जबकि यहां पे 1.1 है। तो सवाल में आगे बोला है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा इस रॉड के फ्री एंड के ऊपर। देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जिसका अल्फा ज्यादा है उसका एक्सपेंशन ज्यादा होगा। एक्सपेंशन ज्यादा है मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर ये जो रॉड है ये कुछ इस तरह से या फिर इस तरह से बेंड होगी। अब आप दोनों केस को कंपेयर करके देखिए, यहां पे ऊपर वाले केस में ऊपर की लेंथ कम है जबकि नीचे की लेंथ ज्यादा है, जबकि हमारे को चाहिए क्या, ऊपर की लेंथ ज्यादा और नीचे की लेंथ कम। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर ये नहीं आएगा अपना ऊपर की लेंथ ज्यादा, मतलब इट विल बेंड डाउनवर्ड।
तो इट बेंड्स डाउन। अब टेम्परेचर कम करने पर क्या होगा, जिसका अल्फा ज्यादा होता है उसका एक्सपेंशन भी ज्यादा होता है, और टेम्परेचर कम करने पर कंप्रेशन भी ज्यादा होता है। तो कंप्रेशन ज्यादा होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पर अपने पास में उल्टी कंडीशन बन जाएगी कि देखिए ऊपर वाले की लेंथ कम है और नीचे वाले की लेंथ ज्यादा है, मतलब इट विल बेंड अप, यानी कि आंसर हो जाएगा 1। तो की कंसेप्ट जो इसमें ध्यान में रखना है वो ये कि अल्फा जिसका ज्यादा होता है उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सपेंशन भी ज्यादा होगा और कंप्रेशन टेम्परेचर कम करने पर भी ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब चेंज इन लेंथ ओवरऑल ज्यादा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज। आपको एस और एल की वैल्यू दे रखी है। तो देखिए ये कैलोरीमेट्री का सवाल है जिसमें मिक्सिंग ऑफ फेजेस किए जाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर तो अपन लिख लेते हैं 1 kg आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर लिख लेते हैं अपन 1 kg वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। देखिए इसमें मोर हीट है ना, हीट कंटेंट जो अपन बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, तो इसमें हीट कंटेंट ज़्यादा है ऐसा हम बोल सकते हैं। हालांकि एग्जैक्ट थ्योरी के ऊपर जाए तो गलत स्टेटमेंट है, लेकिन चलता है। ठीक है, तो इसके अंदर मोर हीट है तो हम बोलेंगे कि एक काम करते हैं, यहां से हीट निकाल के इसको दे देते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री अप्लाई करेंगे कि एक हीट लूज करेगा और दूसरा हीट गेन करेगा। अच्छा, इसको हीट देने के लिए कितनी हीट निकाले, तो एक काम करते हैं, इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को लेकर आएंगे तो ये कितनी हीट रिलीज करेगा, हीट लॉस कितनी करेगा? सर हीट लॉस करेगा क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हम लगाएंगे एमएस डेल्टा टी। ऐसा यूनिट में सारा काम दिया करना है हमारे को। मास की वैल्यू 1 kg है ना, मास की वैल्यू 1 kg है, और स्पेसिफिक हीट भी ऐसा यूनिट में दी हुई है यानी कि 4200। अच्छा, डेल्टा टी कितना है 80, तो ये आ गया 42 इंटू 8 इंटू 1000। नाउ ये हीट मिलेगी इसको, तो अगर मान लीजिए इसको हीट मिलती है तो आइस मेल्ट होगी। तो चेक करिए मेल्ट के लिए कितनी हीट, मेल्ट के लिए, कंप्लीट मेल्ट के लिए कितनी हीट, तो कंप्लीट मेल्ट के लिए हीट जो हमारे को लगेगी, जो हीट गेन होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी m इंटू एल। और ऐसा करने से ये भी अपने को वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। इसकी कैलकुलेशन करते हैं, मास कितना है इसका 1 kg और एल का वैल्यू कितना दे रखा है 336 1 kg, और ये यूनिट देखिए ध्यान से किलो जूल है, तो मतलब 1000 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, इसको एक स्टेप आगे सॉल्व करके देखिए, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33। अरे ये तो बराबर आ गई, मतलब जितनी हीट इसने लूज करी वो पूरी की पूरी हीट इसने गेन कर ली, और अब सिस्टम में अपने पास में यहां से भी वाटर मिल रहा है और यहां से भी वाटर मिल रहा है, मतलब फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। पूरी बर्फ पिघल जाएगी 0 डिग्री पर आ जाएगी, और पूरा पानी भी ठंडा होके 80 डिग्री से कितने पर आ जाएगा 0 डिग्री पे। ऑलराइट, तो ये मिक्सिंग ऑफ फेजेस पे कंसेप्ट पे सवाल है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है टू मेजर स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर। A lump of copper is heated in an oven. A lump of copper is heated in an oven and then dropped into a beaker of water. गरम करके एक कॉपर के ब्लॉक को और हमने जो है पानी के अंदर डाल दिया। To calculate specific heat of copper, the experimental must know or measure the value of all quantities except. देखिए पहले कंसेप्ट समझिए। एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, अपन ने कॉपर लिया
उसको किसी टी टेम्परेचर तक अपन ने हीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में एक बीकर लिया, बीकर में मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस था और पानी था उसके अंदर। पानी का मास m ले लीजिए, बीकर जो है उसका हीट कैपेसिटी h ले लीजिए। ये इनिशियल टेम्परेचर T0 था कॉपर का। अब हम क्या करते हैं, यहां पर पानी के अंदर, इस बीकर के अंदर ये कॉपर को डाल देते हैं और फिर वेट करते हैं एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर तक पहुंचने का। और जो कंसेप्ट यहां पर लगता है वो लगता है कि हीट लॉस्ट बाय कॉपर इज गेन्ड बाय हीट गेन्ड बाय योर वाटर एज वेल एज बीकर, ठीक है। तो हीट लॉस बाय द कॉपर हो जाएगा मास ऑफ कॉपर, एस ऑफ कॉपर। इसका टेम्परेचर कम हुआ है, मतलब जितना भी इनिशियल टेम्परेचर था T0 वहां से ये पहुंच गया इक्विलिब्रियम टेम्परेचर तक, इतनी हीट ये लॉस करेगा। और गेन कितनी करेगा, गेन करेगा वाटर और बीकर। वाटर का मास m ले लीजिए, s वाटर ले लीजिए। T1 टेम्परेचर से बड़ा है टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम तक पहुंचा है, तो अपन बोलेंगे T इक्विलिब्रियम माइनस T1 प्लस हीट कैपेसिटी जो भी आपकी बीकर की है मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, अगेन T इक्विलिब्रियम माइनस T। इस पूरे डिस्कशन में हमारे को मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ वाटर, सबकी स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, बस इससे मतलब होता है। इससे मतलब नहीं होता है कि सिस्टम ने कितने समय में इक्विलिब्रियम लिया। तो यहां पे ये बोल रहा है कौन सी क्वांटिटीज चाहिए एक्सेप्ट, इनके सिवाय किसके, कौन सा ऐसा टर्म है जिसकी हमें एक्सपेरिमेंट में रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखिए इसमें आंसर 4 होगा। हमें हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड बीकर चाहिए होगी, बिना उसके हम हीट गेन नहीं निकाल सकते। हमें ओरिजिनल टेम्परेचर ऑफ कॉपर और वाटर चाहिए, बिना उसके हम डेल्टा टी नहीं निकाल सकते। हमें फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर भी चाहिए, क्योंकि बिना फाइनल टेम्परेचर के आप ये नहीं बता पाएंगे कि भैया चेंज इन टेम्परेचर कितना आया। सही बात है। और लास्ट क्या है, टाइम टेकन टू अचीव इक्विलिब्रियम आफ्टर द कॉपर इज ड्रॉप्ड इनटू वाटर। हमें टाइम का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिस्टम 10 मिनट में इक्विलिब्रियम में आए कि 30 मिनट में इक्विलिब्रियम में आए कि 1 घंटे में या 2 घंटे में इक्विलिब्रियम आए, अरे को उससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। There is no heat loss in the body shown and only heat transfer due to conduction takes place. Then which of the following graph is most appropriate in case of steady state? Steady state के केस में कौन सा ग्राफ most appropriate? तो देखिए बच्चे, यहां पर अपन क्या बोलते हैं कि जिस रेट से हीट अंदर जा रही है उसी रेट से हीट बाहर भी आएगी। मतलब dq by dt क्या है, कांस्टेंट है। नाउ dq by dt जो होता है उसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू ka इंटू डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। देखिए dq by dt कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, लेकिन एरिया चेंज हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स कैसे चेंज होगा। व्हाट इज डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स? सर, इट इज स्लोप, इट इज स्लोप ऑफ टी एक्स कर्व, है ना। तो स्लोप ऑफ टी एक्स कर्व हमारे को देखना है। अच्छा, टेम्परेचर जो है लगातार कम हो रहा है, आगे बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहां पर क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब जैसे जैसे एरिया कम होगा स्लोप क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वापस सुनिए, स्लोप ऑफ टी एक्स कर्व इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अच्छा, अपन एक्स में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं एरिया जो है कम होता जा रहा है। जैसे जैसे एक्स में आगे बढ़ रहे हैं एरिया क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब एरिया कम हो रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है, यानी कि स्लोप कम हो रहा है।
ठीक है, एरिया कम हो रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है, तो यहां पे स्लोप बढ़ रहा है, मतलब जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे स्लोप भी बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ते बढ़ते स्लोप बढ़ना चाहिए। अब देखिए यहां पर यदि आप इस ग्राफ की बात करते हैं तो इसमें तो स्लोप पूरे में कांस्टेंट है, इसमें बात करते हैं तो स्लोप कम हो रहा है। यहां पर बात करेंगे तो स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ढलान क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और हमारे को यही चाहिए कि जैसे जैसे x इंक्रीज हो स्लोप भी क्या होता जाए, इंक्रीज होता जाए। तो अपना आंसर हो जाएगा थर्ड। अच्छा, इसमें तो क्या है, स्लोप पहले अलग कम हो रहा है और बाद में स्लोप बढ़ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम बच्चों को 2 और 3 में सोचना है। तो उसमें आप देखिए सबसे पहले स्लोप को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया कम होगा तो स्लोप बढ़ेगा। ग्राफ में x के साथ पूछा है वेरिएशन, जैसे जैसे x आगे की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं एरिया क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो x बढ़ने पर एरिया कम में स्लोप ज्यादा, तो वो अपना एक ही ग्राफ फॉलो कर रहा है, दैट इज थर्ड। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अगर रेडियस और लेंथ दोनों को डबल कर दे तो रेट ऑफ हीट फ्लो अलोंग द रॉड कितने टाइम्स इंक्रीज होगा। बच्चों यहां पे आपको जो अजम्पशन एक लेके चलना है वो लेके चलना है, खुद से एज्यूम करना है डेल्टा टी शुड बी कांस्टेंट। इसके बाद में आप एक रॉड लीजिए, उसका एरिया कितना होगा अगर रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर, लेंथ उसकी L मान लीजिए। तो हम क्या बोलेंगे, जो रेट ऑफ हीट फ्लो होता है dq बाई dt, ये होता है KA डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। वैल्यूज पुट करते हैं, K इंटू पाई आर स्क्वायर डेल्टा टी बाई एल। तो ये L लेंथ है और इसके अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, डेल्टा टी। तो देखिए रेट ऑफ हीट फ्लो जो मिल रहा है उसमें K कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, डेल्टा टी कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं दैट dq बाई dt विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर बाई l। अब सवाल में क्या बोला है कि लेंथ और रेडियस दोनों को डबल कर दिया, तो इनिशियल रेट ऑफ हीट फ्लो मान लीजिए Q0 था और फाइनल रेट ऑफ हीट फ्लो अगर Q है तो हम क्या बोलेंगे कि देखिए फाइनल रेडियस 2r है, मतलब 4r स्क्वायर, जबकि इनिशियल रेडियस कितना था, r स्क्वायर। फाइनल लेंथ 2l है, जबकि इनिशियल लेंथ l थी। तो बच्चों ये अपने पास में आ जाएगा 2, मतलब ये अपने पास कितना आ गया, अगर रेडियस भी डबल कर दे और लेंथ भी डबल कर दे तो फाइनल आंसर अपना कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल देखिए, स्नो इज बेटर हीट इंसुलेटर देन आइस। स्नो इज बेटर हीट इंसुलेटर इज देन आइस। अब यहां पे हो सकता है कई बच्चे सोचे सर स्नो और आइस में क्या अंतर है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप स्टेटमेंट 2 पर आइए। स्नो कंटेन एयर पॉकेट्स एंड एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ। तो देखिए जो वाटर होता है, प्योर वाटर, वो जब फ्रीज होता है तो आपको मिलता है आइस, हिंदी में बोलते हैं बर्फ। जबकि वाटर के अंदर अगर एयर डिसॉल्व हो और वो जब फ्रीज होता है तो बच्चों आपको मिलती है स्नो। अब स्नो जो है उसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हिम, है ना। तो स्नो में क्या होता है, छोटे छोटे एयर पॉकेट्स होते हैं। नाउ हम जानते हैं एयर इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट। कई सालों से इसके ऊपर सवाल आता रहा है ना, और एनसीईआरटी भी इसको बहुत अच्छे से मेंशन करती है। तो एयर जो होती है दैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ऐसे में बर्फ, प्योर बर्फ के अंदर तो कोई एयर नहीं है, जबकि स्नो के अंदर एयर डिसॉल्व हुआ
और इस कारण से हम क्या बोलेंगे, स्नो इज बेटर हीट इंसुलेटर देन आइस। और इसका रीजन भी सही है, स्नो कंटेन्स एयर पैकेट एंड एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो देखिए आपका स्टेटमेंट 1, 2 दोनों ट्रू है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ऑलराइट, चलिए ये हो गया आपका आंसर 1। आगे बढ़ते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। एज्यूमिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग टू बी वैलिड, the temperature of body changes from 60 degrees Celsius to 40 degrees Celsius in 7 minutes. Temperature of surroundings being 10 degrees Celsius. Then its temperature after next 7 minutes. देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हम कैसे अप्लाई करते हैं। हम बोलते हैं कि भाई देखिए 60 डिग्री से 40 डिग्री है ना, ये चेंज आया है 7 मिनट्स में। तो इसको हम लिख देंगे K इंटू एवरेज टेम्परेचर, मतलब 60 प्लस 40/2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर दैट इज 10। ठीक है, यहां से मैं एक बार के लिए डिग्री सेल्सियस हटा देता हूं ताकि अपनी कैलकुलेशन रिलेटिवली शॉर्टर रहे। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा 20/7 इज इक्वल टू K टाइम्स 50 माइनस 10। तो ये आ गया 20/7 इज इक्वल टू K टाइम्स 40। इसको ऐसा ही छोड़ सकते हैं, कुछ बच्चे यहां पे K की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको वापस पुट करते हैं, आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब अगला बोला है कि अब 40 के बाद में अगला टेम्परेचर कितना होगा आफ्टर 7 मिनट्स। तो हम क्या बोलेंगे, 40 माइनस एक्स डिवाइड बाय टाइम पीरियड वापस से कितना है 7 इज इक्वल टू K टाइम्स, अब की बार लिखेंगे 40 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। तो यहां से बच्चों आपको मिलेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 40 माइनस एक्स बाई 7 इक्वल टू, एक काम करते हैं यहां पे एलसीएम 2 ले लेते हैं। एलसीएम 2 लेंगे तो K टाइम्स 40 माइनस 20 दैट इज 20 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2। नाउ जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है इन दोनों को हम रेशो ले लेते हैं। तो यह हमारे को मिलेगा 20 डिवाइड बाय 40 माइनस एक्स इक्वल टू K इंटू 40 डिवाइड बाय K इंटू 20 माइनस एक्स, 20 प्लस एक्स और 2 ऊपर ले जाएंगे इंटू 2। K से K कैंसिल, 20 से गया 2 टाइम्स 4 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई होगा 160 माइनस 4x। 5x इज इक्वल टू 140, तो x का वैल्यू आ जाएगा 140/5। तो ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 8 पंजे 40, मतलब कितने टेम्परेचर तक पहुंचेगा ये 28 डिग्री सेल्सियस। नाउ कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है, कैलकुलेशन आप अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग स्लो या फास्ट कैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए एक बॉडी 127 डिग्री सेल्सियस पे 5 वॉट एनर्जी रिलीज कर रही है। सवाल में पूछा है अगर टेम्परेचर 927 कर दें तो कितना पावर एमिट करेगा। तो स्टीफन लॉ के बेसिस पर हम बोलते हैं पावर एमिटेड जो होती है टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है, जहां पे टेम्परेचर किस में रखा जाता है, केल्विन में। ठीक है, स्टीफन लॉ के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि रेट ऑफ हीट एमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4, मतलब जो टेम्परेचर है उसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए इनिशियल टेम्परेचर कितना है, इट इज 127 प्लस 273, कितना आया 0, 1 लगा 0, 1 लगा 400 केल्विन। तो इनिशियल टेम्परेचर था 400 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर देखिए, फाइनल टेम्परेचर है 927 प्लस 273, 0, 0, 1200 केल्विन। मतलब जो आपकी पावर है
वो फाइनल अपॉन इनिशियल का अगर मैं रेशो निकालूं तो बच्चों वो हो जाएगा टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल की पावर 4। तो ये आ जाएगा 1200 डिवाइड बाय इनिशियल कितना था 400, होल पावर कितनी ले जानी है 4, फाइनल पावर, अच्छा इनिशियल पावर कितनी थी 5 वॉट इजिकल टू 4 से गया 3 बार, 3 की पावर 4 मतलब 81, तो फाइनल पावर कितनी आ गई 5 इंटू 81, 5 एकम 5 और 8 पंजे 40 वाट। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 405 वाट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट 0 डिग्री सेल्सियस अ बॉडी एमिट्स। अब कई बच्चे यहां पे सोचेंगे कि सर हम यहां पे कौन सा लॉ यूज करें, किसके अकॉर्डिंग आंसर दें। अगर हम वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो सर उसमें आता है लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लैम्डा एम कम होगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो लैम्डा एम बढ़ेगा। सर या फिर हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग चलें, दैट इज एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर। तो सर किस लॉ की बात करें, तो बच्चों यहां पे कोई लॉ की जरूरत नहीं है, आप यहां पे सिंपल जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है ना, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो किसी भी टेम्परेचर पे कोई भी ऑब्जेक्ट, एक आइडियल ब्लैक बॉडी जैसी चीज या फिर जनरल बॉडी जैसी चीज, एक किसी भी टेम्परेचर पर 0 से लेके इनफाइनाइट तक सारे के सारे लैम्डा एमिट करता है, मतलब सारे वेवलेंथ के फोटोन एमिट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 डिग्री बोले चाहे कोई और टेम्परेचर बोले, याद रखना एक्सेप्ट 0 केल्विन, 0 केल्विन पे कोई भी फोटोन एमिट नहीं होगा, कोई एनर्जी रेडिएट नहीं होगी। जबकि यहां पे 0 केल्विन नहीं लिखा, 0 डिग्री सेल्सियस लिखा है। तो पहला जो ऑप्शन है ना ये वैलिड होता एट 0 केल्विन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सिंगल वेवलेंथ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाइट बॉडी वाइट रेडिएशंस होते हैं, मतलब सारे के सारे रेडिएशन एमिट होते हैं एक आइडियल ब्लैक बॉडी द्वारा। अभी सवाल में कुछ मेंशन नहीं है तो आप आइडियल ब्लैक बॉडी मान के सॉल्व करिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ दैट इज एमिटेड बाय इट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ फ्यूअर वेवलेंथ दैट आर एमिटेड बाय इट एट रूम टेम्परेचर। फ्यूअर रेडिएशन नहीं आएगा, रेडिएशन तो सारे आएंगे, रेडिएशन तो सारे आएंगे, बस उनकी इंटेंसिटी चेंज होती रहती है। अलग अलग टेम्परेचर पे ये ग्राफ जो है अलग अलग तरीके से चेंज होता रहता है, लेकिन रेडिएशन सारे के सारे आते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 3rd, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, 2 spheres of same material have radii 1 meter and 4 meter and temperature 4000 Kelvin and 2000 Kelvin. The ratio of energy radiated per second by the first sphere to that by the second is. एमिसिव पावर होती है प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4 और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इसको बनाता है इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4। ये क्या है बेसिकली डी क्यू बाई डी टी, कितना रेडिएशन पर यूनिट टाइम हमारे को मिला। एमिसिव पावर क्या होता है डी क्यू बाई डी टी इंटू 1 बाई ए। तो अपन यहां से इस लॉ के ऊपर आते हैं। अब देखिए यहां पे जो रेडिएशन एमिशन पावर है इसको मैं P लिख लेता हूं, तो P जो है वो एक मल्टीप्लाइड बाय टी की पावर 4, दोनों के प्रोपोर्शनल आ रही है। एरिया कितना होगा, स्फेयर है सर, स्फेयर है, स्फेयर का एरिया बच्चों कितना होता है, एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो पावर जो है प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं P1 अपॉन P2 करता हूं तो देखिए आर स्क्वायर, पहले का रेडियस कितना है 1, दूसरे का रेडियस कितना है 4, टेम्परेचर की पावर 4 मतलब पहले का टेम्परेचर कितना है 4000 और दूसरे का टेम्परेचर कितना दे रखा है 2000।
इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए 0 0 0 0 0 0, 4 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं, 4 को 4 बार लिख लो, डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर मतलब 2 बार लिख लो, 2 की पावर 4 को डायरेक्ट लिख लो 16। तो देखिए 4 4 4 4 4 4 16 सब कट गया और क्या बचा 1:1, मतलब आंसर क्या होगा इसमें 1:1। ऑलराइट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियल गैस का 1 मोल एबीसी पाथ पे लिया जाता है, टोटल वर्क डन बाय द गैस कितना होगा। अब यहां पे आपको सवाल सॉल्व करना शुरू करने से पहले एक्सिस पर ध्यान देना जरूरी है, मतलब यहां पे देखिए टेम्परेचर और यहां पे प्रेशर दिया हुआ है। जल्दीबाजी नहीं मचानी है कि सर एरिया अंडर द कर्व निकाल के आंसर कर देंगे, बेटा एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं जब प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ दिया होता है ना, तो उसमें एरिया अंडर द कर्व। यहां पे क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर, ठीक है। अब टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर में आप पहले प्रोसेस ए से बी देखिए। प्रोसेस ए से बी जो है उसमें टी वर्सेस पी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ये ऑरिजिन से पास हो रहे हैं, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। और बच्चों जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो ए से बी का प्रोसेस हम बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, और आइसोकोरिक प्रोसेस जो है उसके अंदर वर्क डन होता है 0, मतलब ए से बी में वर्क डन कितना हो गया 0 ऑन द गैस या बाय द गैस, ठीक है। अब बात करते हैं B2C। बच्चों B2C जो है ये प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट चल रहा है, देखिए टेम्परेचर क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। तो इसमें इनिशियल प्रेशर जो है वो दे रखा है 2P0 और जो फाइनल प्रेशर है उसकी वैल्यू दे रखी है 4P0। नाउ वर्क डन बाय द गैस इन प्रोसेस B2C, ये कौन सा है, बाय द गैस। इसका फॉर्मूला होता है प्रेशर की टर्म्स में -μRT ln P इनिशियल अपॉन P फाइनल। वॉल्यूम की टर्म्स में माइनस नहीं आता और अपना P फाइनल अपॉन V फाइनल अपॉन V इनिशियल। अच्छा बाय द गैस में यहां पे प्लस रहेगा, बाय द गैस में यहां पे क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो अपन यहां पे क्या बोलेंगे कि वर्क डन इन B2C हो जाएगा μRT ln P इनिशियल अपॉन P फाइनल। तो ये अपने पास में रहेगा इज इक्वल टू μRT, मोल कितने हैं 2 या 1 मोल है, ठीक है सर 1 मोल ले लेते हैं, इनटू R क्योंकि R की टर्म्स में लिखना है। इनिशियल टेम्परेचर कितना है अपने पास में, इनिशियल टेम्परेचर है यहां पर देखिए B2C में जो टेम्परेचर है वो 2T0 है। इनिशियल अपॉन फाइनल, बच्चों इनिशियल प्रेशर कितना है, इनिशियल प्रेशर है 2P0 और फाइनल प्रेशर है 4P0, तो 2P0 अपॉन 4P0। तो ये आ गया अपने पास में माइनस हटा देते हैं एक बार के लिए, 1 इंटू R इंटू 2T0 और ये आ जाएगा ln 1/2, जिसको आप लिख सकते हैं -2RT0 इंटू ln 2। अब देखिए यहां पर हुआ क्या है, यहां पर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब प्रेशर बढ़ाते हो, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब गैस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है इसका मतलब वर्क डन बाय गैस अपना कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। इसीलिए देखिए वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव आ रहा है, लेकिन सवाल में ध्यान से पढ़िए क्या पूछा हुआ है, वर्क डन ऑन द गैस। ये है वर्क डन बाय द गैस, पूछा क्या है, वर्क डन ऑन द गैस। तो देखिए ऑन द गैस वर्क डन में हम बोलेंगे ऑन गैस हो जाएगा इज इक्वल टू, पहले पार्ट में तो कितना आया 0 और ऑन द गैस है तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 2RT0 ln 2, मतलब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो यहां पे कुछ बच्चे जो है साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसमें अपने को लोड लेने का जरूरत नहीं है। आप सिंपल कंसेप्ट दिमाग में रखिए, क्या कि भाई साहब कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर बढ़ रहा है मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, गैस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट अगर गैस हो रही है तो वर्क डन बाय द गैस होगा नेगेटिव। अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो वर्क डन बाय द गैस, कॉन्ट्रैक्ट के केस में वर्क डन बाय गैस जो हम फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स में निकालते हैं वो हो जाएगा नेगेटिव। और अगर एक्सपैंड हो रही हो गैस, वॉल्यूम बढ़ रहा हो, तो अपन उसमें बोल देते हैं पॉजिटिव। अब यहां पे क्योंकि गैस में प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब गैस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वर्क डन बाय द गैस कैसा है नेगेटिव, तो ऑन द गैस कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस अंडरगोइंग द प्रोसेस पीवी की पावर 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट इज, कितना होगा। ठीक है, तो हम बच्चों यहां पे क्या बोलेंगे, पीवी की पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये होता है जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, और इस प्रोसेस के अंदर जो हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट, उसकी वैल्यू होती है CV प्लस R अपॉन 1 - x। ठीक है, तो बच्चों हम यहां पे क्या बोलेंगे, कौन सी गैस है, मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितना होता है, CV का वैल्यू 3/2R प्लस R अपॉन ये हो जाएगा 1 - 1/2। 1 - 1/2 ये हो गया 1/2, तो ये हो गया देखिए 3/2R प्लस नीचे 1/2 है, 2 ऊपर जाएगा 2R, तो हो गया 2 दूनी 4 और 3 7/2R। दैट इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेशर हमारे को दिया हुआ है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इज 10 लीटर एंड मास इज 20 ग्राम, देन SI यूनिट में RMS स्पीड कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए RMS स्पीड जो होती है VRMS, उसका प्रेशर की टर्म्स में फॉर्मूला होता है √3P/ρ। रो क्या है, डेंसिटी यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास कितना है गैस का, 20 ग्राम, SI यूनिट में लिखेंगे तो 10 की पावर -3 kg। वॉल्यूम कितना है गैस का, 10 लीटर, मतलब 10 × 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो SI यूनिट में आपको डेंसिटी कितनी मिल रही है, 2 kg पर मीटर क्यूब। प्रेशर की बात करिए, प्रेशर कितना है, 24 × 10 की पावर 5 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो प्रेशर आपको मिलेगा 24 × 10 की पावर 5। एक डाइन में न्यूटन होते हैं 10 की पावर -5 न्यूटन, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा 24 × 10 की पावर 4। देखिए 10 की पावर -4 से ये -1 टाइम्स 5 - 1 कितना हो गया, 4। इन वैल्यूज को यहां पे पुट करेंगे तो VRMS आपको मिलेगा इज इक्वल टू √3। प्रेशर कितना है, 24 10 की पावर 4 डिवाइड बाय डेंसिटी कितनी है, 2। 2 से गया 12, 12 दिया 36, 10 की पावर 4, रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 10 की पावर 2 यानी कि 600 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर इसमें हो जाएगा 600 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। सैंपल ऑफ आइडियल गैस एक सिलेंडर में कंटेन किया है, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज सडनली डिक्रीज्ड। ध्यान से लिखिए, सडनली मतलब प्रोसेस कैसा है, एडियाबैटिक। ठीक है, स्टूडेंट मेक्स फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसने ये स्टेटमेंट बोले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए सबसे पहले हम एडियाबैटिक कंप्रेशन की बात करते हैं।
एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन का मतलब हुआ वॉल्यूम हुआ कम। पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है। प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर गामा है। अगर वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, पहली बात। दूसरी बात देखिए, अपना जो दूसरा रिजल्ट है वो आता है टीवी की पावर गामा माइनस में कांस्टेंट। तो मतलब टेम्परेचर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर गामा -1 हो जाएगा। अभी वॉल्यूम यहां पे कम होगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, मतलब एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ता है ना। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह से याद होना चाहिए भाई अपने को कि वॉल्यूम अगर कम होगा एडियाबैटिक तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हैज अ कूलिंग इफेक्ट एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन एज अ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो यहां पर अब स्टेटमेंट पढ़िए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस एटम इंक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होती है प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। एटम ऑफ द गैस हिट द वॉल सिलेंडर मोर फ्रीक्वेंटली। देखिए, एटम ऑफ मॉलिक्यूल जब वॉल को हिट करते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। और बात भी सही है, हम देखिए यहां पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या टेम्परेचर अनचेंज है? नहीं सर, अभी अभी हमने बात करी टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो कौन कौन से सही है? 1 और 2, तो आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, रेशो ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T कितना है? देखिए यहां पर अपने से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वर्सेस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करिए। काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला होता है F/2 μRT। अब गैस तो वही है, उसका टेम्परेचर भी वही है, मोल भी वही है, R तो है ही कांस्टेंट, तो क्या काइनेटिक एनर्जी को डिग्री ऑफ फ्रीडम के प्रोपोर्शनल बोला जा सकता है? नाउ गैस कौन सी दी है? डाइएटॉमिक। डाइएटॉमिक गैस में जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो तो होती है 3 और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 2। नाउ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। याद रखिए, लीनियर मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं उन सभी में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है। ठीक है, तो यहां पर अपन बोलेंगे रेशो लेना है तो सिंपल F ट्रांसलेशनल अपॉन F रोटेशनल की बात कर लीजिए सर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशन में कितने हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3। रोटेशन में कितने हैं? 2। आंसर क्या हो जाएगा? 4। ऑलराइट, देखिए अगला सवाल, रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ ऑन अ पीवी डायग्राम फॉर एन आइडियल गैस पासेस थ्रू स्टेट ए वेयर P और V की वैल्यू दे रखी है। ऐसा यूनिट में द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस इज 1.4। ये जो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है बच्चों, ये होता है गामा, मतलब गामा की वैल्यू आपको दे रखी है 1.4। तो बोल रहा है स्लोप ऑफ पाथ एट ए कितना होगा। बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस में जब पीवी ग्राफ बनाया जाता है तो किसी भी पॉइंट पर जो स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है वो होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है माइनस गामा पी बाई वी। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद हमारे को होना चाहिए। गामा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.4। प्रेशर देखिए सवाल में ऐसा यूनिट में कितना दिया है? 0.7 10⁵। वॉल्यूम कितना दिया है? 0.0049। तो क्या मैं इसको 49 × 10⁻⁻4 लिख सकता हूं? डेसिमल से नीचे आया 0, डेसिमल से नीचे आया 0, 7 से गया 7 बार, 7 से गया 2 बार, तो यह आ गया 2 × 10⁵ डिवाइड बाई 10⁻⁻2। मतलब अच्छा माइनस साइन नहीं भूलना है, तो -2 × 10⁻7।
देखिए कौन सा ऑप्शन जा रहा है, 10 की पावर 7 और माइनस में। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज टू बी ऑपरेटेड फ्रॉम ए टू बी। सवाल में एरो नहीं दिया है, खुद से लगाना है, ए से बी जा रहे हैं। ठीक है, फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस। सबसे पहली बात, कंप्रेशन हो रहा है, मतलब वर्क डन नेगेटिव होगा। पहले दो ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट कर दो। दूसरी बात, ग्राफ दिया है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में, तो यानी कि हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है। इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे और वर्क डन लिख देंगे इज इक्वल टू माइनस, ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। ये साइड की वैल्यू है P नॉट और ये साइड की वैल्यू कितनी है 3P नॉट, तो ये सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगा 4P नॉट और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड है बच्चों V नॉट, तो आंसर कितना हो जाएगा -2P नॉट V नॉट, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, इससे पहले का वीडियो सॉल्यूशन रंजीत सर सोल्व कर रहे थे, 21 क्वेश्चन तक उन्होंने सोल्व किए, बहुत अच्छे से आपको समझाया। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 22 से 45 तक। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो रिलेट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। हमारे 22 क्वेश्चन के अंदर हमसे दिया गया है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है और एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, तो आपको एम्पलीट्यूड निकालना था। यार आपको एंगुलर मैक्सिमम जो एंगुलर वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो आपको दे रखे हैं, एंगुलर वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको दे रखा है। हम सब जानते हैं ए का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड में वो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए लिखा जाता है। आपको ए का वैल्यू बताना था, ये हो जाएगा ए मैक्सिमम डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। ए मैक्सिमम का वैल्यू आपको 7.5 गिवन था और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू थी 3.5, तो स्क्वायर करूंगा तो इंटू 3.5 हो जाएगा और इसको सोल्व करने पे 0.61 मीटर आपको आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर 4 था। एक आसान सवाल था, सब लोगों ने सही किया होगा। डेफिनेट इस तरह क्वेश्चन हमें सही करने पड़ेंगे, अदरवाइज हम नीट में कहाँ सर्वाइव करेंगे। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी को रिलेट करता है। इसमें आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जो भी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको दी जाती है y इक्वल टू समथिंग, जैसे मान लीजिए a sin ओमेगा t मेरी इक्वेशन है, या कोई भी xyz मुझे इक्वेशन दे दी जाती है, तो मैं इसको 2 बार डेरिवेटिव लूंगा। 2 बार डेरिवेटिव लेने पर मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x आ रहा है तो वो SHM है, अदरवाइज वो SHM नहीं है। ऐसे में कुछ इक्वेशंस के बारे में आपको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए जो एनसीईआरटी में दे रखी है, ताकि आप डायरेक्टली आंसर को भी टिक कर सके समझदारी के साथ। देखिए, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कभी SHM नहीं होती, साइन क्यूब इक्वेशन कभी SHM नहीं होती। हाँ, अगर यही इक्वेशन होती y इक्वल टू a साइन स्क्वायर ओमेगा t, तो फिर ये SHM होता, SHM होता। अगर ऐसा होता तो SHM होता, और ऐसा SHM जो होता है उसको बोलते हैं शिफ्टेड इक्विलिब्रियम पोजीशन वाला SHM, पर ऐसा नहीं है। क्यूब वाली इक्वेशन कभी SHM को रिप्रेजेंट नहीं करती। एक और बात देखिएगा, यहां और यहां दो चीजों को देखेंगे तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपली हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, मैं देखिए यहां पर सबसे पहले वेलोसिटी निकालूंगा, क्या मिलेगा, dv बाय dy बाय dt करने पे वेलोसिटी मिलेगा। जरा बताइए, क्या यहाँ a कांस्टेंट था, a को हमने कांस्टेंट रखा। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा प्लस b कांस्टेंट रखूंगा, कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। अब इसको मैं फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा जिसकी वैल्यू दी जाएगी dv बाय dt। हम जब फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा और a कांस्टेंट है, तो a ओमेगा को मैंने यहां लिख दिया, कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन, यहां लिख दिया साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अब ओमेगा को यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं तो स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे देखिए, ये वाला साइन प्लस के साथ माइनस मिलेगा तो माइनस बन जाएगा, तो मैंने माइनस लिख दिया। b और ओमेगा कांस्टेंट था। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, ओमेगा को यहां लिख दूंगा। जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, इस पूरी इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माइनस और ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट बाहर ले लिया, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, साइन ओमेगा टी। देखो यहां क्या बचेगा, सॉरी a साइन ओमेगा टी
प्लस बी कोस ओमेगा टी, यह आपको मिला। और आप जानते हो ये सारा का सारा डिस्प्लेसमेंट y था, तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर y मिल जाएगी। इसका मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस y है। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही है कि साहब ये भी तो इक्वेशन साइन ओमेगा टी और कोस 2 ओमेगा टी है, तो ऐसी जो इक्वेशन होती है अगर इसमें यहाँ पे भी ओमेगा हो और यहाँ पे भी ओमेगा हो तो ये SHM बनता है। पर अगर मान लीजिए यहाँ ओमेगा, वहाँ 2 ओमेगा, फिर 3 ओमेगा, फिर 4 ओमेगा इसी इक्वेशन में बना दूं तो बच्चों ये SHM नहीं होता, पर ये पीरियोडिक मोशन होता है। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत कॉमन सवाल है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। आपसे कहा गया है कि ऑन द सुपरपोजिशन ऑफ टू हार्मोनिक ऑसिलेशंस रिप्रेजेंट बाय द a sin ओमेगा t प्लस phi 1 और दूसरा है हमारे पास a sin ओमेगा t प्लस phi 2, द रिजल्टेंट ऑसिलेशन विद द सेम टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑब्टेन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस। आप मुझे बताइए जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या होता है? r इज इक्वल टू 2a कोस थीटा बाई 2, ये होता है बेटा जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो तो। और आपसे कहा है जब दोनों सुपर इंपोज होती है तो r की वैल्यू भी a के बराबर मिलती है, तो ये मैंने लिख दिया a। अब आप a से a को कैंसिल कर देंगे तो बताइए कोस थीटा बाई 2 की वैल्यू मिल गई। कोस थीटा बाई 2, इस 2 को इधर ले जाइए तो मिल जाएगा 1/2। हमें पता है कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका मतलब थीटा बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू 1/2, तो थीटा सॉरी क्या लिखा मैंने, यस मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया कैलकुलेशन, मतलब लिखते वक्त बोल तो मैं सही रहा हूं। हाँ, हम कहेंगे थीटा बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 60 डिग्री, सो थीटा मस्ट बी इक्वल टू 120 डिग्री। एक आसान तरीका था सोल्व करने का। अगर आप चाहें तो पूरा वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला यूज करके सोल्व कर लें, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, पर ज्यादा आसान है जब सेम एम्पलीट्यूड हो तो आप यूज करेंगे 2a cos थीटा बाई 2, राइट। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो फ्री के मार्क्स से आपके अच्छे होने ही चाहिए थे। हमसे कहा जाता है स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 1200 न्यूटन पर मीटर इज माउंटेड ऑन द स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस एंड अटैच्ड टू द ब्लॉक ऑफ मास 3 kg एंड आपसे कहा कि इसको 2 सेंटीमीटर पुल किया। आपने यहां से इसको 2 सेंटीमीटर का पुल किया और यहां ले जाके छोड़ दिया, तो ये ऑसिलेट करना स्टार्ट करती है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना था आपको, डायरेक्टली बताना चाहिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू √k/m होती है। k का वैल्यू हमें कितना दे रखा है? ये हमें 1200 दे रखा है। m का वैल्यू आपको कितना दिया है? m का वैल्यू आपको 3 kg दिया है, तो बहुत आसान हो गया। देखिए ये जो 12 है ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा तो ये 400 बना, तो ओमेगा इक्वल टू √400 है। अगर ओमेगा इक्वल टू √400 है तो ओमेगा इक्वल टू मिल जाएगा 20 रेडियन पर सेकंड। एक आसान सवाल था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 100% सही होना ही चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फोर्स कांस्टेंट 2 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर एंड एम्पलीट्यूड 0.01 मीटर हैज टोटल मैकेनिकल एनर्जी 160 जूल। यहां एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर कंसेप्ट इन्वॉल्व है। यह कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। आप एक समझ लीजिए कि यहां पर एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम है और पेंडुलम आपने हैंग किया हुआ यहां तक। पेंडुलम को आप थीटा एंगल पर जाके छोड़ देते हैं, ऑसिलेशन करवाना शुरू कर देते हैं, तो हम क्या देखते हैं? पेंडुलम ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, लाइक दिस, ऑसिलेशन शुरू कर देगा। बेटा मान लीजिए ये ग्राउंड है। अब हम क्या करते हैं? 2 अलग अलग ऑब्जर्वर से बात करेंगे। आप सब ये जानते होंगे कि जब पेंडुलम को थीटा एंगल पे ले जाते हैं तो कुछ ना कुछ हाइट पे चला जाता है। ये मान लेता हूं कि ये जो हाइट है ये रेफरेंस लाइन है, ये हाइट कुछ था मान लीजिए h, और एक भाई साहब यहां खड़े हुए, ये ऑब्जर्वर O1 है, ध्यान से समझिएगा। एक भाई साहब जमीन पे खड़े हुए हैं, ये ऑब्जर्वर O2 है। दोनों की ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं। अगर आप किसी पेंडुलम को ऑसिलेट करवा रहे हो तो भाई साहब जो ऑब्जर्वर O1 है उससे अगर आप पूछोगे कि पेंडुलम की स्पीड मैक्सिमम कहां है, तो ये O1 बोलेगा साहब मैक्सिमम स्पीड यहां होती है। और अगर मैक्सिमम स्पीड यहां है तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू भी यही होगी। और पेंडुलम जब ऑसिलेट करता है तो एक्सट्रीम पे जाके वो रुक जाता है, और जब वो एक्सट्रीम पे रुक जाता है तो एक्सट्रीम पोजीशंस पर उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 होती है। तो अगर आप पूछोगे कि साहब काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे साहब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी और 0 होगी। बहुत क्लियर हो गया? जरा मुझे बताइए, मैंने O1 से पूछा कि बताइए इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो जो भी यहाँ स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग ½ mv² ये कर देगा, और उससे जो वैल्यू मिलेगी वही ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताएगा। ये जो भाई साहब जहां जमीन पे खड़े हुए ये भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो उतनी ही बताएंगे ना। दोनों के लिए
ये पेंडुलम जब यहां आएगा तो स्पीड सेम ही होगी, ये जितनी स्पीड बताएगा मैक्सिमम उतनी स्पीड ये बताएगा, और दोनों अगर मैक्सिमम स्पीड सेम बताएंगे और मिनिमम स्पीड 0 बताएंगे तो दोनों ऑब्जर्वर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी सेम बताएंगे और मिनिमम ही 0 बताएंगे। बहुत क्लियर हो गया। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के पास एक खास बात है, इसका रेफरेंस यहां है। ये बोलेगा साहब मैं तो ऑलरेडी मेरे से पेंडुलम कैपिटल H हाइट पर है, तो ये कहेगा जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी तब पोटेंशियल एनर्जी मेरे रेस्पेक्ट में mgh होगी, mg इंटू कैपिटल H। ये कहेगा कि साहब यहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और जो u मिनिमम का वैल्यू है वो कितना है, mg कैपिटल H। पर ये कहेगा कि साहब यहां आने पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गई और वो कितनी हो गई, u मैक्सिमम का जो वैल्यू हो जाएगा वो ये भाई साहब बोलेंगे mg h प्लस स्मॉल h। इससे अगर बात करेंगे तो ये कहेगा कि भाई साहब देखिए, ध्यान से देखिए, मेरे रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम यहां है और मिनिमम यहां है, और क्योंकि इसका रेफरेंस लाइन यही है तो यहां पे मिनिमम 0 बोल देगा, तो ये बोलेगा u मिनिमम की जो वैल्यू है वो 0 है और u मैक्सिमम जो है वो mgh है। ये आसान कंसेप्ट, मैकेनिक्स में खूब पढ़ते हो आप इसको, कि पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है आप कहां से ऑब्जर्वेशन ले रहे हो। इसके रेस्पेक्ट में यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसके रेस्पेक्ट में यहां 0 है, पर इसके रेस्पेक्ट में मैक्सिमम यहां है, इसके रेस्पेक्ट में मैक्सिमम यही है, पर इसका मैक्सिमम mgh प्लस h से दिया जाएगा, उसका मैक्सिमम mgh से दिया जाएगा। यही कहानी इस सवाल की है। ये क्या कहते हैं कि जो ऑसिलेटरी पार्ट होता है, हमें पता है कि जब हम SHM पढ़ते हैं तो जो हाफ के a मैक्सिमम a स्क्वायर होती है, ये काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होती है, और यही पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू भी होती है अगर हम इससे बात करते तो। बहुत क्लियर है। अब सुनिए ध्यान से, हाफ k का वैल्यू कितना दिया मेरे बच्चों, 2 × 10⁻6, और a स्क्वायर की बात करूंगा तो ये 0.01, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये बन जाएगा 10⁻⁻4। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻4 10⁻+6 विल गिव्स 10⁻2, मतलब 100 जूल। मतलब ये हुआ कि जो ऑसिलेटरी एनर्जी है, ऑसिलेटरी पार्ट ऑफ दी एनर्जी है इस पेंडुलम का, वो 100 जूल है। मतलब 100 जूल ही काइनेटिक से पोटेंशियल और पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही होगी, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये वाले जो भाई साहब वो क्या बोलेंगे कि साहब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहां 100 जूल है और मिनिमम यहां कितनी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है, मिनिमम यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 है। और ये भाई साहब वापस से बोलेंगे कि यहां पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 है लेकिन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहां पे 100 होगी, तो इसके लिए ऑसिलेटरी पार्ट 100 है। लेकिन इस सवाल को अगर ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग तो क्या कहा जाता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी 160 जूल है जिसमें ऑसिलेटरी कितना है 100। अब जरा बताइए, हम इससे अगर पूछें कि बताइए यहां पर काइनेटिक कितनी है, तो ये कहेगा साहब यहां पर काइनेटिक जो एनर्जी है वो 0 है, और पोटेंशियल कितनी है, बोला साहब mgh प्लस h है, तो यही टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, यही टोटल मैकेनिकल एनर्जी। और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 160 जूल, ये 160 जूल है। पर जरा मुझे बताइए इसमें ऑसिलेटरी पार्ट कितना है, ऑसिलेटरी इसमें कितना है, ओनली 100 जूल। इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो सुनिएगा ध्यान से, mgh और mg स्मॉल h में डिवाइड हो जाएगा। mg स्मॉल h की जो वैल्यू है वो 100 जूल है, तो mg कैपिटल H कितना बना, 60 जूल। अब मुझे बताइए ये क्या कहेगा, ये कहेगा, ये जो सवाल है ना मेरे बच्चों, ये इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बनाया गया है। तो ये ऑब्जर्वर क्या कहेगा कि इस पेंडुलम या ऑसिलेटर की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है, कि साहब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 100 जूल होगी और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, लेकिन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 160 जूल होगी और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो 60 जूल होगी। अब देखिए सवाल के ऑप्शंस में नजर डालिए, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल, गलत आंसर। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी 160 जूल, इसका मतलब ये गलत हो गया। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 100 जूल, यस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी डेफिनेटली 100 जूल जब पेंडुलम यहां पे होगा, तो ये सही है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल, गलत बात, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो 60 जूल के बराबर होगी, तो ये गलत है, आंसर होगा 60 जूल। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 0, गलत बात, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 60 जूल होगी। बहुत क्लियर है, अच्छा सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था, और कौन से मैंने आपको ठीक से क्लियर करवा दिया, एक बार ध्यान समझने की कोशिश कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। आसान सा सवाल था, शुद्ध वेव को बनाने के लिए बोला जाता कि ओमेगा जो होता है वो √of k इक्विवेलेंट इनटू m टोटल होता है। अब यहां पे k इक्विवेलेंट तो k ही माना जाएगा, एक ही स्प्रिंग है।
पर ये जो टोटल मास ऑसिलेट कर रहा है इस स्प्रिंग के थ्रू वो m1 प्लस m2 है, तो डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया जाएगा, m1 प्लस m2। इस तरीके से अगर आप आंसर देखेंगे तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा सिस्टम परफॉर्म SHM विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी अंडर रूट ऑफ k अपॉन m1 प्लस m2। दैट विल बी द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। यहां ध्यान से सवाल समझने की कोशिश करते हैं। फॉलोइंग इज गिवन द इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग इन ऑल SI यूनिट्स। यहां इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। इसको ध्यान से लिखेंगे तो ये बनेगा 0.02 साइन 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अंदर बन जाएगा मेरे पास 20 पाई टी माइनस 2 पाई को यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10 पाई एक्स। अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर आप यहां से देखेंगे तो ओमेगा का वैल्यू कितना मिल रहा है आपको, 20 पाई, राइट, और k का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, 10 पाई। चलो सवाल को सोल्व करते हैं। स्पीड ऑफ द वेव कितना होगा, स्पीड ऑफ द वेव जो होती है v, वो होती है ओमेगा बाई के। मतलब इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे v मिल जाएगा, और जब इसको डिवाइड करूंगा तो माय डियर ये 2 आएगा। मतलब स्पीड ऑफ द वेव जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है। तो a के साथ जो मैच करेगा आंसर वो थर्ड मैच करेगा, मतलब यहां तो जाएगा थर्ड। अब आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जब मैच द कॉलम आता है तो पहले ही मैच पे एक बार चेक कर लें कि साहब यार ए के साथ थर्ड कहां मैच हो रहा है। तो ए के साथ थर्ड यहां भी मैच नहीं हो रहा है, ए के साथ थर्ड यहां भी मैच नहीं हो रहा है, ए के साथ थर्ड यहां मैच हो रहा है, 2 जगहों पर। अब बी को मैच करने की कोशिश करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव हमें पता है मेरे बच्चों, ओमेगा की जो वैल्यू आई, ओमेगा दैट इज इक्वल टू 20 पाई, और फ्रीक्वेंसी ये होता है 2 पाई एफ। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 हर्ट्ज। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 हर्ट्ज है। क्या ऑप्शन में कहीं दे रखा है, यस। बी का जो मैचिंग है वो 1 के साथ है, तो जो बी का मैचिंग है वो 1 के साथ है। अब इनमें से देख लीजिए बीच का मैचिंग 1 के साथ कौन सा मिल रहा है। यहाँ बी का मैचिंग जो है वो 2 के साथ करवाएगा, इसका मतलब ये गलत है और ये सही है। बाकी ऑप्शन बहुत आसानी से आप खुद सोल्व कर सकते हैं, आसान सवाल था। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अ ट्रांसवर्स वेव इज द पासिंग थ्रू द स्ट्रिंग शोन इन द फिगर, मास डेंसिटी ऑफ द, अब सुनिएगा ध्यान से, मास डेंसिटी 1 kg पर मीटर क्यूब गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 0.01 मीटर स्क्वायर, इक्वेशन दे रखी है आपको ये। वापस यहां से ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से, तो ओमेगा की जगह लिखा हुआ है 20 और k की जगह लिखा हुआ है 10। हमें पता है v का जो वैल्यू होता है वो ओमेगा बाई के होता है, तो ये मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। फर्दर आप जानते हो कि जो v का वैल्यू होता है जो कि 2 मीटर पर सेकंड आया, दैट मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, और या लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय म्यू का वैल्यू रो इंटू एस के बराबर होता है। एस यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। फर्दर अगर मैं बात करूंगा तो यह जब रूट यहां से हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 4 इज इक्वल टू टेंशन का वैल्यू mg के बराबर हो जाएगा, तो t की जगह मैं mg पुट कर दूंगा अपॉन रो इंटू एस हो जाता है। हमसे पूछा क्या पहले देख लीजिए, हैंगिंग मास m की वैल्यू पूछिए, तो जो m है मेरे पास उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 रो एस डिवाइडेड बाई g। तो बात करते हैं 4 रो का वैल्यू 1 गिवन है, एस का वैल्यू 0.01 गिवन है, तो 0.01 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, डिवाइडेड बाय g मतलब 10 हो गया। तो आप देख लीजिए आंसर कितना है, हमारा जो एम आया है सोल्व करने पर वो आया 0.004 kg। अगर ऑप्शन में कहीं नजर आ रहा है तो टिक कर दीजिएगा, यस थर्ड इज द राइट आंसर। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए साहब अगला सवाल पढ़िए। In a sinusoidal traveling wave on the string, potential energy of deformation of the string element is extreme position is maximum। गलत बात है, ये आपको लगभग सभी टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं और बच्चे बड़े कंफ्यूज भी रहते हैं यहाँ पर। जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, पर जब हम ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग बात करते हैं, ट्रैवलिंग वेव इन स्ट्रिंग बात करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आपको बताया होगा सर लोगों ने पढ़ाते वक्त कि बेटा ये जो पोजीशन होती है यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम होता है, और जहाँ स्लोप मैक्सिमम होता है वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होती है। जहाँ स्लोप मैक्सिमम होता है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और यहीं पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ है और मैक्सिमम पोटेंशियल
पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ है। बहुत क्लियरली बात कर रहा हूँ मैं, आप याद रखिएगा, ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी प्रोपेगेट कर रही होती है, एनर्जी कंजर्व नहीं रहती कि आप वाइस ऑफ वर्सा कर दोगे। बहुत क्लियर सी बात है। तो पहला स्टेटमेंट टोटली गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट बोला जाता है द पार्टिकल्स इन साइनसोइडल ट्रैवलिंग वेव परफॉर्म एसएचएम। यस, एवरी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन साइनसोइडल वेव। इसका मतलब ये सही है। अब आप देख लीजिए, पहला गलत और दूसरा सही, इसका मतलब चौथा जो राइट आंसर है। पहले वाले कंसेप्ट को बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे गड़बड़ करते हैं, आपको गड़बड़ नहीं करना है। जो ट्रैवलिंग वेव होती है स्ट्रिंग के अंदर, उसमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ होती है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम स्लोप होता है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है स्ट्रिंग के अंदर। इस पोजीशन पर ही मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है और मैक्सिमम स्लोप है, और यहीं पर मैक्सिमम स्पीड भी होती है। चलिए बढ़े आगे, इधर से बढ़ना था आगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। टू साइनसोइडल strings have the same length and same mass per unit length. String B is the attached stretched with the 4 times of great. बहुत सिंपल सा सवाल है। देखो एक बात बताइए, आपको पता होगा F जो है, F का वैल्यू क्या होता है? F इज प्रोपोर्शनल टू रूट T आता है, अगर आपको पता हो। हम सब जानते हैं V बराबर F लैम्डा होता है, F बराबर V अपॉन लैम्डा हो जाएगा, और V का वैल्यू 1 बाई लैम्डा अंडर रूट ऑफ T बाई म्यू हो जाता है। F इज प्रोपोर्शनल टू रूट T हो जाएगा। अब यहां आपसे कहा जाता है कि जो B स्ट्रिंग है उसमें रस्सी का टेंशन 4 गुना है, तो जहां टेंशन 4 गुना होगा वहां फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2 गुनी हो जाएगी। मतलब F ऑफ B जो हमारा है वो 2 टाइम्स ऑफ F A होगा। ऐसा कोई भी ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ B का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो नेचुरल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो A का 2 गुना दिया हुआ है। तो हम देख लेते हैं क्या होता है। F ऑफ B, यहाँ गड़बड़, F ऑफ B, यस 2 टाइम्स ऑफ F of A, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल था, यहां से डायरेक्टली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था, ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है। नीट एग्जाम के अंदर आपका जितना अच्छा कैलकुलेशन होगा उतना बढ़िया। साउंड इको इज रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन, बहुत आसान सा सवाल था। इको क्या होता है? इको एक ही साउंड को 2 बार सुनना विदाउट एनी लॉन्ग टाइम गैप इज कॉल्ड एज इको। परसेप्शन ऑफ द साउंड, दिमाग, हमारा जो दिमाग है ना वो हमें क्या बता रहा है कि एक ही साउंड को मैंने 2 या 2 से ज्यादा बार सुना, लेकिन एक स्मॉल इंटरवल ऑफ गैप के अंदर सुना, उसको बोलते हैं इको। तो ये आप पढ़ते हो, वेव पढ़ते हुए डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है कि जब कोई भी रिफ्लेक्टिंग सोर्स आपसे लगभग 17 मीटर डिस्टेंस पे होता है तब आपको इको सुनाई देता है। तो होता क्या है बेसिकली, आप यहां खड़े हुए हो, है ना, यहां से आपने अपने मुंह से साउंड प्रोड्यूस किया, साउंड ट्रेवल करेगा। अगर ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये लगभग 17 मीटर है, तो यहां से जब आप बोले तभी आपके कान ने सुनाई दे दिया, तभी उसी के टाइम पर आपने सुनाई दे दिया। एक साउंड ट्रेवल करके वापस आएगा और वापस आने के बाद फिर से आप उसको सुनोगे, तो उस साउंड को आप 2 बार सुनोगे, राइट। तो इसको बोलते हैं अपन इको। तो इको एग्जांपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का है। एक बात बहुत क्लियर कर लीजिए, इको अच्छा सुनाई देने के लिए रिफ्लेक्टर का जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 17 मीटर होना जरूरी है। एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको और दे दी, बहुत क्लियर बात है। यहाँ बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, हम लोग सिर्फ पेपर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं इसलिए डिटेल में बात नहीं करेंगे। अ साउंड इंक्रीज इट्स डेसिबल रीडिंग, ये बहुत अच्छा सवाल था। बहुत सारे बच्चे इस तरह की कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री में एसिड बेस ठीक से पढ़ा हुआ है तो लॉगरिथमिक स्केल आपने वहां पे भी पढ़ी होगी। हम फिजिक्स के अंदर अक्सर नेचुरल लॉग को पढ़ते हैं, लॉग 10 बेस को कम पढ़ते हैं। हमारा लॉग 10 बेस फिजिक्स में सिर्फ एक ही जगह आता है और वो है ये स्केल। आपको अगर पता हो तो डेसिबल रेंज में जो चेंज इन डेसिबल होता है dB, दैट इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ लॉग 10 बेस I2 बाई I1, ये फॉर्मूला होता है। समझ में आई बात। I1 इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग अगर आपने इंटेंसिटी I2 कर दी तो डेसिबल रेंज में लाउडनेस लेवल में कितना चेंज आया वो ये बताता है। अब आपसे कहा जाता है कि चेंज जो है वो 20 से 40 है। 20 से 40 के चेंज की बात करूंगा तो dB कितना बनेगा। देखो 2 चीजें हैं, ये चेंज इन बेल है और वो डेसिबेल है, दोनों में फर्क है। यहां जो dB लिखा हुआ वो अलग है, वहां जो dB लिखा हुआ अलग है। इस dB का मतलब डेसिबेल है, इस dB का मतलब चेंज इन लाउडनेस है, ठीक है। तो चेंज इन लाउडनेस कितना होगा, 40 माइनस 20 इज 20, तो यहां लिख दूंगा 20 इज इक्वल टू 10 log बेस 10 I2 बाई I1, ये कैंसिल कर दीजिए। अब आपको थोड़ा सा लॉगरिथमिक रिलेशन पता होना चाहिए। अगर आपको याद हो तो log 10 बेस a की पावर अगर b है तो इसको कैसे लिखा जाता है, b आगे आ जाता है और इसको लिखा जाता है log 10 बेस a, ये बनता है इक्वेशन आपका। ये आपको पता होना जरूरी है। एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं,
log का जो बेस होता है उतनी ही वैल्यू यहां लिखी होगी, तो फिर इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, यानी log 10 बेस 10 1 होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, मुझे जो ये वैल्यू चाहिए, मुझे यहां से जो वैल्यू चाहिए, ये log 10 बेस I2 बाई I1 मुझे 2 चाहिए। तो बहुत क्लियर है कि मुझे पता है कि log 10 बेस 10 तो 1 होता है, इसके पावर अगर मैं 2 लगा दूंगा तो log 10 बेस 10 की पावर 2 जो होगा वो 2 बन जाएगा। बहुत क्लियर है, क्योंकि 2 आगे आ जाएगा और log 10 बेस 10 जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, तो 2 वैल्यू मिल जाएगी इसकी। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो I2 बाई I1 की वैल्यू 10 की पावर 2 मिल रही है, और अगर आपको I2 बाई I1 का वैल्यू 10 की पावर 2 मिल रहा है तो I2 इक्वल टू हो जाएगा 100 टाइम्स ऑफ I1। उम्मीद है आपको मेरा बताया हुआ सोल्यूशन समझ में आ गया होगा, तो आंसर थर्ड जाएगा। ठीक है, आंसर विल बी थर्ड। एक बढ़िया तरीके से मैंने आपको बता दिया किस तरह से सोल्व करते हैं। अदरवाइज लाइक कैलकुलेशन में उलझते रहते हैं, लैंग्वेज में उलझते रहते हैं, अलग अलग तरह के सोल्यूशन यहाँ देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं। इन अ क्लोज एंड पाइप ऑफ द लेंथ 105 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वेव्स आर सेट अप करस्पॉन्डिंग टू द थर्ड ओवरटोन। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इन केस ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप्स जो फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल होती है उनका रेशियो होता है एफ, सुने, F3 एंड सो ऑन। ये 1:2, 3:2, 5:7 एंड सो ऑन। ओड नंबर ऑफ मल्टीपल मिलता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ना क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर। और अगर यहां आपको याद हो तो जो लैम्डा के फॉर्म में हम बात करते हैं तो लैम्डा बाई 4, फिर मिलता है 3 लैम्डा बाई 4, फिर मिलता है 5 लैम्डा बाई 4, फिर मिलता है 7 लैम्डा बाई 4 एंड सो ऑन। एक बात बहुत क्लियर कर लीजिए, सबसे लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी को हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो सबसे लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी वो तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं उनको ओवरटोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरटोन्स। तो यहां पर ये फर्स्ट ओवरटोन होगा, ये सेकंड ओवरटोन होगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को कभी भी ओवरटोन नहीं बोला जाता, याद रखिएगा। तो ये फर्स्ट ओवरटोन होगा मेरे बच्चों और ये सेकंड ओवरटोन होगा। इस तरह से यहां अगर मैं F4 आता तो वो थर्ड ओवरटोन होता। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ये तो इक्विवेलेंट टू द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनेगी। ये लेंथ बनेगी इक्विवेलेंट टू द फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन, और ये लेंथ बनेगी इक्विवेलेंट टू द थर्ड ओवरटोन। और थर्ड ओवरटोन की लेंथ 105 आपको दे रखी है। इसका मतलब 7 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू 105 है। 7 से 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा बाई 4 का वैल्यू आपको 15 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ये लैम्डा बाई 4 आपको मिला है। अब मुझे बताइए, लैम्डा बाई 4 अगर आपका 15 सेंटीमीटर है तो इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू लैम्डा बाई 4 कितना मिलेगा? 15 सेंटीमीटर। फिर बताइए 3 लैम्डा बाई 4 कितना मिलेगा? 45 सेंटीमीटर। मिलेगा नहीं मिलेगा? उसके बाद आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 को, बोलो ना यार, तो क्या मिल जाएगा? 75 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। आप मुझे बताइए, ये जो मैं वैल्यूज लिख रहा हूं इनमें से कोई वैल्यू कहीं एग्जिस्ट करती है? अगर इनमें से कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वही आपका सही आंसर होगा। तो आप देखिए 20 गलत है, इनमें कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। 60 गलत, इनमें कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। 85 भी, इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो ये 7 गुना है, फिर आगे 9 गुना तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब 45 जो है वो राइट आंसर है। इस तरह से सवाल को सोल्व करना था। बढ़ते हैं आगे। A source of frequency of 5 beats per second when sounded with the source of frequency 200 Hz. The second harmonic of the same source is 10 beats per second. बहुत बढ़िया सवाल है, बात को सुनिएगा ध्यान से। इन्होंने कहा है कि मेरे पास एक सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी a source of frequency f gives 5 beats per second when sounded with the source of 200 Hz frequency. तो जो हमारा सोर्स है वो 200 हर्ट्ज के साथ 5 बीट देता है। और बेटा बीट का मतलब होता है चेंज इन फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब हमारा जो सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी f है, उसका f या तो इससे 5 ज्यादा होकर के 205 होना चाहिए, या इससे 5 कम होकर के 195 होना चाहिए। इन दोनों में से एक फ्रीक्वेंसी इसकी होनी चाहिए, पर इन दोनों में से भी कौन सी सही है वो हमें सेकंड इंफॉर्मेशन से मिलेगा। अब आपसे कहा जाता है कि द सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द सेम सोर्स, मतलब इसका सेकेंड हार्मोनिक जो है इसका 2 गुना होगा। इसका मतलब जो 2f है वो 420 के साथ 10 बीट देता है। इसका मतलब 420 के साथ जो आपका 2f होगा, सेकेंड हार्मोनिक 2f,
वो 10 बीट देगा और 10 बीट 420 के साथ देगा, तो 420 में अगर मैं 10 ऐड करूंगा, अगर हायर साइड पे चलूंगा तो ये मुझे 430 मिलना चाहिए, और अगर मैं 10 कम करूंगा तो ये मुझे 410 मिलना चाहिए। अब जरा मुझे बताइए, इन दोनों में से हम देखते हैं कि कौन सा जस्टिफाई होता है आंसर। अगर आप हायर लेते हो 430, तो इनमें से बताइए क्या इनका किसी का भी एक का दोगुना 430 आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर आप 205 लेते हो तो उसका दोगुना कितना आएगा? 410। ये अगर आप 195 लेते हो तो इसका दोगुना तो 400 से भी कम आएगा। इसका मतलब दोनों ही आंसर गलत हैं। इससे अगर मैच करूंगा तो इसका मतलब 205 ही हमारा सही आंसर होना चाहिए। अगर 200, आई थिंक समझ में आ गया होगा, मैं थोड़ा जल्दी कर गया, हालांकि मैं जल्दी कर रहा हूं क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन बना रहा हूं, पढ़ा तो रहा नहीं हूं, आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं हमने कहां गलतियां की होंगी, राइट। तो मैं आपसे कह रहा हूं 200 हर्ट्ज के सोर्स के साथ हमारा सोर्स जो है वो 5 बीट्स देता है। इसका यह मतलब हुआ, बीट का मतलब होता है चेंज इन फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब इससे या तो 205 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी या कम होगी। ज्यादा होगी तो 205 होगी, कम होगी तो 195 होगी। और फिर हमसे कहा जाता है कि जो हमारा सोर्स है, जो बीट प्रोड्यूस कर रहा है, इसके साथ 5 बीट, उसका सेकेंड हार्मोनिक मतलब उसका डबल, तो 2f को मैंने यहां ले लिया, वो 420 के साथ 10 बीट देता है, यानी या तो इससे 10 ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी तो 430 हो जाएगी, या 10 कम है तो 410 हो जाएगी। अब मुझे बताइए, इसका दोगुना करता हूं तो ये जस्टिफाई हो रहा है, पर इसका अगर दोगुना करता हूं तो उनमें से कोई भी जस्टिफाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो 205 ही जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। द ग्राफ शोज द एक्सटेंशन। बहुत अच्छा सवाल था। मेरा सवाल तो आपने पेपर में पढ़ ही लिया होगा। जिन लोगों ने पेपर नहीं किया है और फिर भी वो वीडियो सॉल्यूशन देख के कुछ सीखना चाहते हैं तो पहले आराम से सवाल को पढ़ें, पोज करके सवाल को खुद सोल्व करें, और खुद सोल्व करने के बाद फिर हमारे सॉल्यूशन को चेक करें आप सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे। यहां पे आपको डेल्टा एल और वेट के बीच का रिलेशन दिया गया है। देखो यंग्स मॉडुलस क्या होता है? वाई। ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल। तो जो वाई का वैल्यू है वो क्या मिलेगा? वाई का वैल्यू मिल जाएगा, ये हो जाएगा एफ एल अपॉन ए को नीचे लेके आ जाऊंगा तो ये मिल जाएगा ए इंटू डेल्टा एल। बहुत क्लियर है। हमसे पूछा क्या था कि देखो इलोंगेशन कितना आ रहा है और वेट कितना हैंग कर रहा है, उसके बीच का आपको रिलेशन दे रखा है। ये वेट है और ये इलोंगेशन, इसका मतलब ये तो वेट है और ये इलोंगेशन, इसके बीच का रिलेशन दिया जा रहा है। ठीक है, चलो बात करते हैं, सवाल को ठीक से पढ़ते हैं। द ग्राफ शोज द एक्सटेंशन डेल्टा एल ऑफ द वायर ऑफ द लेंथ 1 मीटर। इसका मतलब जो एल है उसका वैल्यू 1 मीटर गिवन है। सस्पेंडेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द रूफ। आप ऐसे मान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे रूफ से एक वायर हैंग किया हुआ था और यहाँ आप लोड हैंग कर रहे हैं कोई भी डब्ल्यू, ठीक है, हाँ, कनेक्टेड विद द अदर वेट डब्ल्यू। बहुत क्लियर है। इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब जो एरिया दे रखा है ए का जो वैल्यू दे रखा है वो भी कांस्टेंट है, और वो कितना दे रखा है 1 mm स्क्वायर। देन यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल इज, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी यार? यहां से आप देखिए, यहां से आपको ये जो एफ है उसकी जगह डब्ल्यू आ जाएगा। वाई का वैल्यू मुझे निकालना था, बहुत आसानी से मैं निकाल सकता हूं। एक तो आसान तरीका क्या होगा, जीरो से यहां तक लोगे तो बहुत इजीली निकल जाएगा। अगर जीरो से यहां तक लेता हूं तो सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट हैं एक्सेप्ट द एफ एंड डेल्टा है। तो जब आप यहां से यहां पहुंचे, मतलब जब कोई डिफॉर्मेशन नहीं था और आपने 20 का लोड हैंग किया, वैल्यू पुट कर रहा मैं, वाई की वैल्यू बात करते हैं। लोड कितना हैंग किया यहां पर 20, बहुत क्लियर हो गया। लेंथ कितना है मेरे बच्चों 1, बहुत क्लियर हो गया। यहां से यहां चेंज इन लेंथ कितना है 1 इंटू 10 की पावर -4, तो डेल्टा एल की जगह आ जाएगा 10 की पावर -4 इंटू एरिया की वैल्यू 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, मतलब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर करूंगा तो ये 10 की पावर -6 हो जाएगा। बहुत क्लियर हो गया। 10 की पावर -6, 10 की पावर -4 बिकम्स 10 की पावर -10, ऊपर जाएगा 10 की पावर +10 हो जाएगा, एक जीरो यहाँ पे भी है तो ये आपको मिल जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 11। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आई होप आपका जो आंसर है वो होना चाहिए 2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगर आप चाहें तो चेंज से भी निकाल सकते हैं। चेंज से कैसे निकालते हैं? जो आपका एफ है ना, लोड उसकी जगह आप यहां से यहां में कितना चेंज आया तो 100 - 20 लिख देंगे, और डेल्टा एल आप यहां से कितना चेंज आएगा तो 4 - 3 लिख देंगे, उससे भी ये आंसर आ जाता है। ठीक है, जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो, बहुत आसानी से मैंने आपको निकाल दिया। आगे बात करते हैं, सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड की फ्री सरफेस की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो सरफेस एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। तो यहां एक फिल्म है, एक सर्कुलर रिंग थी, एक हैंडल था,
यहाँ एक धागा बंधा हुआ है, आपने इसको डिप किया सोप सॉल्यूशन में और बाहर निकाल लिया, तो बेटा यहाँ फिल्म बन जाएगी ऐसी। अब जब ऐसी फिल्म बन जाएगी तो यहाँ पे भी फिल्म है, ये फिल्म है, और यहाँ पे भी फिल्म है, दोनों जगह फिल्म। अगर मैं किसी एक तरफ की फिल्म तोड़ देता हूं तो दूसरी तरफ तो फिल्म बचेगी। तो जो दूसरी तरफ की फिल्म है वो सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी, तो धागे को अपनी तरफ खींचेगी ताकि सरफेस एरिया मिनिमाइज हो। हमसे कहा जाता है इसमें व्हेन द पोर्शन इज पंक्चर्ड, ए को अगर मैं पंक्चर्ड कर दूंगा, ए को अगर मैं पंक्चर्ड कर दूंगा, ए देखो यूं ऐसा बना रखा था, यूं ऐसा बना रखा। अगर मैं ए को पंक्चर्ड कर दूंगा तो ए पे कोई फिल्म नहीं बची, बी की फिल्म बचेगी। तो बी का जो ये वाला जो फिल्म है वो सरफेस एरिया मिनिमाइज करने के लिए धागे को अपनी तरफ खींचेगा ताकि ये एरिया वाला मिनिमाइज हो। तो ये शेप जो एक्वायर करेगी वो कुछ इस तरह का एक्वायर करेगी, इसका मतलब इस तरह का शेप एक्वायर करेगी। तो अगर आप देखेंगे तो जब आप ए को पंक्चर्ड कर देंगे तो जिधर से पंक्चर्ड किया उधर कनकेव बनेगा, और जहां पर फिल्म अवेलेबल उधर कन्वेक्स बनेगा। तो हमसे क्या पूछा है, बिकम कनकेव फ्रॉम द टुवर्ड्स ए। डेफिनेटली यही सही आंसर है। ए का जो साइड है ये ए है, इधर से कनकेव बन जाएगा और बी साइड पे कन्वेक्स होगा। तो फर्स्ट ही राइट आंसर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बिकम्स कनकेव टुवर्ड्स ए, ए की तरफ कनकेव बन जाएगा सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए। अगले सवाल पे मूव करते हैं। 8 equal drops of the water, each of radius 2 mm, are falling through the with the terminal velocity 16 cm per second. अगर ये सारी की सारी ड्रॉप्स कंबाइंड होकर सिंगल ड्रॉप पे बना ले तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। आपको सिर्फ बेटा इतना पता होना चाहिए कि जब ड्रॉप्स कंबाइंड होती है तो बड़ी का जो रेडियस बनता है वो n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r बनता है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर कितनी ड्रॉप्स हैं, हमारे पास इसमें 8 ड्रॉप्स हैं, तो n की पावर मतलब n की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो 8 की पावर 1/3 इंटू आर हो जाएगा। 8 की पावर 1/3 2 बन जाएगा, तो ये 2r हो जाएगा, तो r की वैल्यू 2r हो गई। मतलब कंबाइंड होने पर जो ड्रॉप बनी उसका रेडियस 2 गुना हो जाएगा। फिर फर्दर आपको ये पता होना चाहिए कि जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। तो यहां पे पहले तो कहानी ये थी। अब मुझे बताओ v टर्मिनल स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ये 8 ड्रॉप मिलकर एक ड्रॉप बन गई ना, तो उसका रेडियस कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का स्क्वायर कर दूंगा। आप मुझे बताइए क्या रेडियस की वैल्यू डबल हो गई है। अगर रेडियस की वैल्यू डबल हो गई है और हमें पता है v इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो आर का जब मैं स्क्वायर मतलब डबल का स्क्वायर करूंगा तो 4 गुना हो जाएगा। मतलब मेरी जो न्यू टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल टर्मिनल वेलोसिटी होगी। पहले वाली टर्मिनल वेलोसिटी 16 थी, 16 का 4 गुना 64 हो जाएगा, तो आंसर जाएगा 64 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। v2 बाई v1 बिकम्स इक्वल्स टू r2 स्क्वायर बाई r1 स्क्वायर। v2 बिकम्स इक्वल्स टू r2 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ r1 हो जाएगी, तो जब 2 का यहाँ 2r1 का स्क्वायर करूंगा तो 4r1 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई v1 हो जाएगा। ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो v2 बिकम्स इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ v1 हो जाएगा। v1 का वैल्यू 16 दे रखा है, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 मिल जाएगा। ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, सिंपल अप्रोच। 2 लाइट वायर्स, ठीक है साहब, सेम मटेरियल दे रखा है, यंग्स मॉडुलस दे रखा है, सेम लेंथ दे रखा है, डिफरेंट रेडियस दे रखी है, शोन इन द फिगर, आर जॉइंट एंड टू एंड एंड सपोर्टेड विद द फिक्स सपोर्ट ए एंड डब्ल्यू वेट आपको सस्पेंडेड करवा रखा है। देखो लाइट वायर से बेटा सब जगह टेंशन सेम होगा, जब सब जगह टेंशन सेम होता है तो ध्यान से समझिएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स का वैल्यू डेल्टा एल होता है और के का वैल्यू होता है वाई ए बाई एल। लेकिन आप सब जानते हो एफ बराबर के एक्स भी होता है, तो यहां से अगर मैं एक्स का वैल्यू निकालूंगा तो ये एफ अपॉन के हो जाएगा। अब एक्स का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए तो यू का जो वैल्यू मिलेगा वो 1/2 के, और एक्स स्क्वायर पुट कर दूंगा एफ स्क्वायर बाई के स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको एफ स्क्वायर बाई 2k। बहुत सिंपल, ये एनर्जी स्टोर्ड होगी। ऐसा कब होता है जब सब जगह फोर्स सेम हो और ये दोनों वायर सीरीज में जुड़े हुए हैं और दोनों में टेंशन W के बराबर होगा, वेट W के बराबर होगा दोनों में टेंशन का वैल्यू, क्योंकि यहाँ इनका खुद का वेट तो है नहीं, तो जो भी टेंशन यहाँ होगा वही टेंशन यहाँ होगा, और जब टेंशन सेम होगा तो फोर्स सेम होगा, जब फोर्स सेम होगा तो एनर्जी स्टोर्ड इतनी होगी। अब मान लीजिए इसमें स्टोर्ड एनर्जी U1 है, इसमें स्टोर्ड एनर्जी U2 है, तो जो U का वैल्यू बनेगा वो U1 प्लस U2 बनेगा। अब मुझे बताइए U1 का वैल्यू यहाँ से देखूंगा तो वेट तो दोनों का सेम है, वेट का मतलब W, F का मतलब W, तो यहां तो लिख दूंगा मैं W। अच्छा एक बात बताओ, ये वेट का स्क्वायर लिख दूंगा W स्क्वायर अपॉन 2, और K का वैल्यू क्या है वाई ए बाई एल, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां लिखते हैं W स्क्वायर अपॉन 2y, और यहां पे एल आ जाएगा, लेंथ दोनों का सेम है। पहले वाले वायर का एरिया हम एक, पहले वायर का रेडियस r है तो एरिया लिख दूंगा पाई
आर स्क्वायर प्लस दूसरे में भी वेट जो टेंशन है वो वेट के बराबर ही होगी, तो डब्ल्यू स्क्वायर, लेंथ उसकी एल ही है, 2y भी सेम है, लेकिन रेडियस 2 गुना कर दिया तो उसका जो एरिया हो जाएगा वो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए साहब, अब इनमें अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, डब्ल्यू स्क्वायर एल 2y पाई। चलिए, तो u बिकम्स इक्वल्स टू डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन 2y पाई। 2y पाई कॉन्स्टेंट लिया, आर स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट ले लीजिएगा, आर स्क्वायर यहाँ भी आर स्क्वायर है, तो अब यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1/4 बचेगा, तो अंदर क्या वैल्यू मिल गया आपको 1 + 1/4। 1 + 1/4 जो होगा वो 5/4 होगा, 5/4 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 4 आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 8 बन जाएगा, तो 5w स्क्वायर एल अपॉन 8y पाई आर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन में देखिए कहीं नजर आ रहा है क्या आपको 5/8 का ऑप्शन, 5/8 का ऑप्शन, यस 5/8 का ऑप्शन यहाँ पर है, तो 5/8 w स्क्वायर एल अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई, दैट इज द सेम आंसर। कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट ये था कि दोनों सीरीज में, और जब दोनों सीरीज में होती है, याद रखिएगा डायरेक्टली, दोनों सीरीज में होती है तो सभी रस्सियों के अंदर या स्प्रिंग्स के अंदर टेंशन सेम होता है, मतलब फोर्स सेम होता है, और जब फोर्स सेम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला मुझे, F²/2k। k का वैल्यू आपको पता होना चाहिए YA/L होता है, और F का जो वैल्यू है यहाँ पर वो W के बराबर दे रखा है। फिर दोनों एनर्जीज का सम कर दीजिए, एरिया के हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये एक वेरिएबल एरिया ऑफ सेक्शन की फनल टाइप स्ट्रक्चर है जो वर्टिकल प्लेन के अंदर दिखाई गई है। ऊपर वाला एरिया ए है, नीचे वाला एरिया डेफिनेटली ज्यादा होगा, कैपिटल ए दे रखा है। हमसे कहा जाता है कि अगर ये फिक्स्ड है, ये वाली फनल फिक्स्ड है, तो यहां से कितना फोर्स लगाया जाएगा, तो बहुत सिंपल सी बात हो गई, यहां P0 है तो P0 तो यहां पे भी है, तो P0 का तो मामला खत्म हो गया। मतलब ये स्मॉल h और ये कैपिटल H है, तो ये टोटल डेप्थ जो यहां से यहां तक बन जाएगी वो h प्लस कैपिटल H के बराबर होगी। तो यहां जो फ्लूइड प्रेशर लगेगा वो फ्लूइड प्रेशर की वजह से जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स तुझे लगाना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए, और फ्लूइड प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स वहां का प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया था। यहां का जो गोज प्रेशर बनेगा वो ρg स्मॉल h प्लस कैपिटल H बनेगा, और एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना फोर्स यहां लग रहा होगा प्लेट पे नीचे वाला, उतना ही फोर्स तू लगा देगा तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो ρg h प्लस h इंटू ए आंसर होगा, तो ρg h प्लस h इंटू ए आंसर होगा, तो सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ जी, आया समझ में। P0 का कोई रोल नहीं है, ऊपर भी P0 है, नीचे भी P0 है, ठीक है, तो P0 का कोई रोल नहीं है, बहुत क्लियर है। जो भी फोर्स लगेगा वो गोज प्रेशर की वजह से लगेगा, तो आंसर यही जाएगा। बढ़ते हैं आगे। A rectangular vessel when full of the water takes 10 minutes to empty। ये एक अच्छा सवाल था। यहां आपसे कहा गया कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर वेसल है, ये पूरी भरी हुई, इसके बॉटम पर एक होल है, इससे खाली होने में कितना टाइम लगता है, तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, जो टाइम है खाली होने का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h होता है। अगर आप कंप्लीट फॉर्मूला एम्प्टी होने का याद रखना चाहते हैं तो T इक्वल्स टू होता है कैपिटल A अपॉन स्मॉल a अंडर रूट ऑफ h बाय 2/g, ब्रैकेट के अंदर रूट h1 माइनस रूट h2। ये एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, ठीक है, पर इसमें सबसे आसान चीज़ क्या है कि जो t है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h होता है, तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पूरी वेसल को खाली होने की बात की जा रही तो आप इस रिलेशन से निकाल सकते हो। हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाता कि वो h1 से h2 तक खाली हो रही है, या h से h/2 तक आ रही है, या h से 3h/4 तक आ रही है, तो फिर आपको इस कंप्लीट फॉर्मूले की जरूरत पड़ती। इनफैक्ट ये भी क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे जो कैपिटल A है वो इसका एरिया है, और जो स्मॉल a है वो ओरिफिस का एरिया है। अब इस फॉर्मूले से एक बात और क्लियर हो जाती है कि अगर ओरिफिस का एरिया बढ़ाऊंगा, मतलब ये जो होल है उसका एरिया बढ़ा देंगे तो जल्दी खाली हो जाएगा, तो टाइम कम लगेगा, तो व्हेन a इंक्रीजेज टाइम डिक्रीजेज, ये जस्टिफाई भी होता है। ठीक है, सवाल बड़ा आसान है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। A rectangular vessel when full of the water takes 10 minutes to empty it through the orifice in the bottom. How much time approximately it will take to empty the when it is filled of half of the half filled? तो एक सिंपल बात है कि T is proportional to H आता है, तो हम क्या करेंगे, T2 by T1 is equals to अंडर रूट ऑफ H2 by H1 हो जाएगा। ठीक है, T2 का वैल्यू मुझे निकालना है,
तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ H2 h/2 दे रखा है, h/2 दे रखा है, और पहले h हाइट तक था, और ये हो जाएगा मेरे पास T1, यहाँ से इसको कैंसिल कर दूंगा तो T2 बिकम्स इक्वल्स टू T1/√2 आ जाएगा। T1 का वैल्यू 10 मिनट था, 1/√2 का वैल्यू होता है 0.707, तो जो T2 आपको मिला वो मिला आपको 7.07 मिनट, इज अप्रोक्सीमेटली 7 मिनट, अप्रोक्सीमेटली 7 मिनट, दैट्स वाई आंसर इज द सेकंड। ठीक है, बहुत क्लियर। बढ़ जाएं आगे, अगले सवाल पे बात करते हैं। बहुत आसान सवाल था, लंबी चौड़ी रामायण है। एक सिंपल सी बात आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो हमारा टैंक है अगर वो पानी से भरा हुआ है, यहाँ से H बिलो कोई होल कर दिया जाता है, तो जिस वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर आता है उसको वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं। उसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2g इफेक्टिव इंटू H होता है। g इफेक्टिव रखना होता है हमेशा। अगर ग्राउंड पे रखा होता आपका वेसल तो जी इफेक्टिव जी होता। अगर किसी ऐसी लिफ्ट में रखा हुआ आपका वेसल जो ऊपर की तरफ जा रही है तो जी इफेक्टिव की वैल्यू G+A हो जाएगी। किसी ऐसी लिफ्ट में रखा हुआ आपका वेसल जो नीचे की तरफ A एक्सेलरेशन जा रही है तो उसके अंदर जी इफेक्टिव G-A हो जाता है। अगर फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट होगा तो जी इफेक्टिव 0 हो जाता है, एंड व्हेन जी इफेक्टिव बिकम्स 0 वी बिकम्स 0, मतलब पानी बाहर नहीं आएगा। तो ये गिर रही है, और अगर ये गिर रही है तो हमें कोई मतलब नहीं होता वो कितनी हाइट पे, हमें ये पता है वो जो ओरिफिस या होल है उससे वाटर बाहर नहीं आएगा, उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो आंसर है ये तो सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। The value of x can't be computed from the information provided. The equation is irrelevant to no water comes out from the hole. बिल्कुल सही बात है, ये आंसर सही है। पानी बाहर नहीं आएगा क्योंकि जी इफेक्टिव 0 हो जाएगा, है ना। सो जी इफेक्टिव जो है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए 0 हो जाएगा, इसलिए v 0 हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये एक अच्छा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल था। आपने यहाँ पे टैप लगा रखा है, ये जो बंद था तो यहाँ प्रेशर P1 था, जब खोला तो प्रेशर P2 हो गया, तो प्रेशर फॉल हुआ। इन्होंने आपसे कहा है, देखो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, किसी भी हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए जो बर्नौलीज थ्योरम होती है वो क्या होती है, P + हाफ ρv² इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब ऐसी इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाइड करूंगा तो P1 + हाफ रो v1² इज इक्वल्स टू P2 + हाफ रो v2² हो जाएगा। ये हो जाएगा P1 - P2, P2 को इधर लेके आ जाऊंगा, इसको उधर लेके चला जाऊंगा तो बन जाएगा हाफ रो, दिस बिकम्स v2² - v1²। ये आपका फॉर्मूला मिलेगा। जरा मुझे बताइए, हमारा जब ये टैप लगा हुआ था तो v1 तो 0 था क्योंकि पानी तो बाहर आ नहीं रहा था। मुझे v2 को v मान लेना है जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये वैल्यू तो मेरी 0 हो जाएगी। अब जब मेरी ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो मुझे रिलेशन क्या मिल गया, P1 - P2। P1 - P2 की वैल्यू देख लीजिए, ये हमारे पास प्रेशर जो है वो इतना, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये वाला जो बड़ा ये हमेशा लार्जर माइनस स्मॉलर होता है, तो लार्जर माइनस स्मॉलर करूंगा तो 0.5 × 10⁵ इज इक्वल्स टू हाफ। बेटा पानी की डेंसिटी 10⁻³ होती है, इंटू v² कर दूंगा क्योंकि ये टर्म 0 है। चलिए साहब, अब देखिए इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिल जाएगा, तो आपका रिलेशन क्या मिला, 10⁵ इज इक्वल्स टू 10⁻³ इंटू v², इसको कैंसिल करके 10⁻² लिख देंगे। 10⁻v² की वैल्यू 10⁻², इसका मतलब v² की जो वैल्यू है वो 100 मीटर/सेकंड है मेरे बच्चों। तो v की वैल्यू क्या आएगी, डेफिनेटली 10 मीटर/सेकंड। दिस इज हाउ वी कैन सोल्व द क्वेश्चन। तो जो पानी बाहर आएगा टैप से वो 10 मीटर/सेकंड की स्पीड से होगा। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। Two large vertical parallel plates separated by the gap of D have highly viscous fluid। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, बेसिकली आपसे कहा गया कि एक प्लेट ऐसी है, दूसरी प्लेट ऐसी है, इसके अंदर विस्कस फ्लूइड था कुछ, और वो जो विस्कस फ्लूइड है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। सेपरेशन जो है इसका D है, प्लेट्स का एरिया A है। सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर विस्कस फ्लूइड जो है वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे चल रहा है तो इस प्लेट पे लगने वाला विस्कस फोर्स और इस प्लेट की सरफेस पे लगने वाला जो विस्कस फोर्स होगा, उन दोनों की वैल्यूज के mg से बैलेंस हो रही होगी, तभी तो ऐसी कहानी होगी। इसका मतलब इक्विलिब्रियम में बात की जा सकती है कि F + F 2F मस्ट बी इक्वल्स टू mg होगा, और हम सब जानते हैं 2 टाइम्स F की वैल्यू होती है ηA dV/dr। सवाल में आपसे ग्रेडियंट पूछा था। मास की अगर मैं वैल्यू की बात करूंगा तो इनका सेपरेशन D है, एरिया A है, तो वॉल्यूम बन जाएगा A × D, और
डेंसिटी इसकी रो लिख दी जाएगी, तो A इंटू डी वॉल्यूम हो जाएगा, इंटू जी हो गया। यहाँ A से आप A कैंसिल कर देंगे, dV बाई डी आर का वैल्यू आपसे पूछा है, तो जो dV बाई डी आर है उसका वैल्यू कितना मिल जाएगा, ये बन जाएगा रो जी टी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ईटा। ऑप्शन में कहीं देखिए रो जी डी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ईटा है, तो रो जी डी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ईटा, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना सवाल को। 2 प्लेट्स हैं ना मेरे बच्चों, 2 प्लेट्स हैं, तो एक प्लेट का एरिया ए है, तो ये भी विस्कस फोर्स ऊपर खींच लगाएगा, ये भी विस्कस फोर्स ऊपर लगाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ एफ विस्कस फोर्स लगेगा, और वो mg से बैलेंस होगा, तब जाके इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। एक फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद है तो बेहतर होगा। देखो यहाँ पे क्या दिया है आपको, 2 rods having length L1 L2 made of materials with the linear expansion of coefficient alpha 1 and alpha 2 were soldered together. The equivalent coefficient of linear expansion is L1 alpha 1 plus L2 alpha 1। ये वाला आंसर होता है। एक बार मैं बता देता हूँ कैसे सोल्व करना होता है। इसका जो L फाइनल होगा वो होगा L1 डैश प्लस L2 डैश। अब L1 डैश जो होगा उसका वैल्यू L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी होगा, और L2 डैश जो होगा वो L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी होगा। और ये जो L फाइनल है इसकी जब मैं वैल्यू बात करूंगा तो वो क्या आएगा, L फाइनल जो आएगा वो L1 प्लस L2 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए और सोल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। याद भी रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, नीट वाले बच्चों के लिए ये चीज़ डायरेक्टली पता होनी चाहिए। चलिए, तो ये था हमारा पार्ट टेस्ट 2 का वीडियो सॉल्यूशंस। एक बात बहुत क्लियरली सुन लीजिए, ये वीडियो सॉल्यूशन है जो आपको सिर्फ ये बताने के लिए सोल्व करवाए जाते हैं सवाल कि आपने एग्जाम में कहाँ गलती की थी। ये पढ़ाने वाले लेक्चर नहीं है कि आप यहाँ पे भी पढ़ाने की उम्मीद करेंगे, सब टीचर आएगा और हर कंसेप्ट को पढ़ाएगा फिर आंसर निकाल के देगा। आप अपनी गलतियों को पता कर लें, या आप ये तरीका पता कर सकते हैं कि आपने कितने लेंदी मेथड से सोल्व किया था और यहाँ पे टीचर कितने आसान तरीके से सोल्व कर रहे हैं, या हो सकता है कई बार आपका मेथड हमसे बेहतर होता है। जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से कर लें। विश यू ऑल द बेस्ट, नीट की तैयारी करते रहें, बेहतरीन मेहनत करते रहें। उम्मीद है आप इस साल डेफिनेटली आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे इंशाल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन।